everyone, welcome to JLN online class. Today we will discuss rest work of lesson 10. Raja Jai Singh of Jaipur. जयपुर के राजा जय सिंह. A description of राजा जय सिंह in a Persian account 1732. इस 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का जो वर्णन किया गया है. राजा जय सिंह was the height of his power. He was the governor of Agra for 12 years and Malwa for 5 or 6 years. He opposed a large army, artillery and great wealth. His sway extended from Delhi to the bank of Narmada. मिस राजा जय सिंह था, उसने अपनी सत्ता को चरम सीमा पर थी उसकी सत्ता, और 12 साल के लिए वो आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 साल के लिए मालवा के. उनके पास विशाल सेना थी, तोपखाने थे, भारी मात्रा में धन संपदा थी और उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा तट तक फैला हुआ था. नेक्स्ट पॉइंट आता है सीजिंग इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी हासिल करना. द सिख के बारे में पढ़ेंगे. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th century helped in regional state building in Punjab. Several battles were fought by Guru Gobind Singh against the Rajput and Mughal rulers, both before and after the institutions of Khalsa in 1699. After his death in 1708, the Khalsa rose in revolt against the Mughal authority under Banda Bahadur leadership, declared their sovereign rules by striking coin in name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh, and established their own administration between the Satluj and Jamna. Banda Bahadur was captured in 1715 and executed in 1716. नेक्स्ट आता है सिख, जो कि हमने चैप्टर 8 में पहले पढ़ा था कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हुए और इससे पंजाब का जो क्षेत्रीय इलाका था उसमें राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला. गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी और उससे पहले और बाद पश्चात में राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी. 1708 में गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद बंदा बहादुर ने के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया. उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन का सार्वभौम बताया. सतलुज और यमुना नदियों के बीच वाला जो एरिया था उसमें अपना शासन किया. 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में उसे मार दिया गया. अंडर ए नेक्स्ट आता है कि अंडर ए नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन 18th century द सिख ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए नंबर ऑफ बैंड कॉल्ड जाट एंड लेटर ऑन मिसल. देयर कंबाइंड फोर्स वर नोन एज ग्रैंड आर्मी द खालसा. The entire body used to meet at Amritsar at the time of Baisakhi and Diwali to take collective decision known as resolution of Guru Manthas. A system called Rakhi was introduced offering protection or cultivators on the payment of a tax of 20% of the produce. क्या होता था कि 18वीं शताब्दी में कई योग्य जो नेता थे उनके नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में गठित किया. यानी कि पहले वो जत्थे में भी बहुत सारे लोगों का समूह हो गया, फिर मिसलों के रूप में आ गए. इन जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेनाएं थी वो दल खालसा बाद में किया कि मिसलों के रूप में संगठित हो गई. ये जत्थे और मिसल दोनों मिलकर एक सेना बनाई जिसका नाम रखा गया दल खालसा. सेना कहलाती थी और उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली जो थी उन त्योहारों पर अमृतसर में मिलते थे. इन बैठकों में वो सामूहिक निर्णय लेते थे जिन्हें गुरमत्ता यानी कि गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था. सिखों ने राखी व्यवस्था शुरू की गई जिसके अंतर्गत उनकी किसानों से उनकी जो उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें भाई तुम्हारी सुरक्षा की जाएगी ये आश्वासन दिया जाता था. गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीफ दैट देयर destiny was the rule. Their well-knit organization enabled them to put up a successful resistance to the Mughal governors, first and then the Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich province of the Punjab and Sarkar.
of Sirhind from the Mughals. The Khalsa declared their sovereign rule by striking their own coin again in 1765. Significantly, this coin bore the same inscription as that the one on the orders issued by Khalsa in the time of Banda Bahadur. ये क्या होता है कि जो गुरु गोविंद सिंह ना, उन्होंने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है और उसे सुनियोजित करना, मतलब अच्छे ढंग से रखना। संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ, फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विद्रोह प्रकट करता रहा। फिर क्या होता है कि पंजाब का समृद्ध जो प्रांत था सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया और खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर और वहाँ शासन की घोषणा कर दी। और ये महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर जो लिखा गया था तो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है द सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th century extended from the Indus to the Jamuna, but they were divided under different rulers. One of them, Maharaja Ranjit Singh, reunited these groups and established his capital at Lahore in 1799. भी 18वीं शताब्दी का जो लास्ट वाला जो भाग था उसमें सिख इलाके में सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे और इनमें से एक शासक का नाम था महाराजा रणजीत सिंह। उसने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम की और 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है मराठास। भाई मराठास, द मराठास किंगडम वाज अनदर पावरफुल रीजन kingdom to arise out of substantial opposition to Mughal ruler. Shivaji carved out a stable kingdom with the support of powerful warriors family, group of highly mobile peasant pastoralists provided the backbone of the Maratha army. Shivaji used these forces to challenge Mughals in Peninsula. After Shivaji's death, effective power in Maratha state was wielded by a family Chitwan Brahmins who served Shivaji's successor as Peshwa. Pune became the capital of the Maratha kingdom. भाई क्या होता था, मराठा जो राज्य है वो एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करते करते उत्पन्न हुआ। शिवाजी इनका जो शक्तिशाली योद्धा था शिवाजी। उसने क्या किया कि शक्तिशाली योद्धा जो परिवार थे देशमुख, उनकी सहायता करके एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया और जब शिवाजी की मृत्यु हो गई उसके पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा क्या होता था उस टाइम प्रधानमंत्री को बोलते थे के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे और पुणे जो मराठा राज्य की राजधानी बन गया था। नेक्स्ट आता है अंडर द पेशवा द मराठा डेवलप्ड ए वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। देयर सक्सेस ले इन बाय पासिंग द फॉरेटेड एरिया ऑफ द मुगल्स बाय raiding cities and the engaging Mughal armies in area where their supply lines and reinforcement could be easily disturbed. पेशवा जो थे ना उनकी देखरेख में मराठाओं ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास किया। उनकी सफलता का रहस्य क्या था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकल शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे। मुगल सेना से एक मैदानी इलाके में मुठभेड़ लेते थे जहाँ रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। Between 1720 and 1761, the Maratha empires expanded. It gradually chipped away at the authority of Mughal Empire. Malwa and Gujarat were seized from the Mughals by the 1720. By the 1730, the Maratha king was organized as the overlord of the entire Deccan Peninsula. He possessed the right to leave Chauth and Sardeshmukhi in the entire region.
भाई 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य काफी विस्तार किया। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, काफी सफलता से मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई और 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप की अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। साथ ही इस एरियाज पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल करने का भी अधिकार उन्हें मिल गया। आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737, the frontiers of Maratha domination expanded rapidly into Rajasthan and Punjab in the north, into Bengal and Orissa in east, and into Karnataka and Tamil and Telugu countries in the south. These were not formally included in the Maratha Empire, but were made to pay tribute as a way of accepting Maratha sovereignty. Expansion brought enormous resources, but it came at a price. These military campaigns also made other rulers hostile toward the Maratha. As a result, they were not inclined to support the Marathas during the Third Battle of Panipat in 1761. अब क्या होता है कि 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं जो है वो तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण में कर्नाटक, तमिल, तेलुगु यहाँ तक फैल गए। इन क्षेत्रों पर औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उन्हें भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के जो सैन्य अभियान थे के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए और क्या हुआ, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एट द रिजल्ट मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। Alongside endless military campaigns, the Maratha developed an effective administrative system as well. Once conquest had been completed and Maratha rules was secure, revenue demands were gradually introduced, taking local conditions into account. Agriculture was encouraged and trade revived. This allowed Maratha chief Sardars like Sindhia of Gwalior, Gad of Baroda, and Bhonsle of Nagpur the resources to raise powerful armies. Maratha conversion into Malwa in the 1720 didn't challenge the growth and prosperity of the cities in the region. Ujjain expanded under Sindhia, Pertuis and Indore under Holkar. By all accounts, these cities were large and prosperous and functional and important commercial and cultural centers. अब क्या होता है कि जो सेना थी ना उनके जो सेनाओं के अभियान के साथ साथ मराठा क्या हुआ, एक प्रभावशाली व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता तो मराठा शासन सुरक्षित हो जाता था और वहाँ स्थानीय जो परिस्थितियाँ थी उनको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहन दिया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इसे सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले जैसे मराठा सरदारों की शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके और 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उन क्षेत्रों में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा और ये जो शहर थे वो हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहे थे। न्यू ट्रेड रूट्स emerged within the areas controlled by the Marathas. The Sikh produced in Chanderi region now found a new outlet in Pune. The Maratha capital Burhanpur, which had earlier participated in the trade between Agra and Surat, now expanded its hinterland to include Pune and Nagpur in the south and Lucknow and Allahabad in the east. अब क्या हुआ
कि भी जो ये महत्वपूर्ण जो वाणिज्य थे, कमर्शियल सांस्कृतिक केंद्र, इनके रूप में तो कार्य कर ही रहे थे। मराठाओं द्वारा जो नियंत्रित इलाके में व्यापार के नए मार्ग खुले थे। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठा की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला और बुरहानपुर पहले जो आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में लगा रहता था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्य एक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे, नागपुर और तथा पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को भी शामिल कर दिया। नेक्स्ट आते हैं द जाट। Like the other state, the Jat consolidated their power during the late 17th and 18th century. Under their leaders Churaman, they acquired control over territories situated to the west of the city of Delhi, and by the 1680 they had begun dominating the region between the two imperial cities of Delhi and Agra. For a while, they became the virtual custodians of the city of Agra. ये जाट, अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता मजबूत की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम क्षेत्र में पर अपना अधिकार नियंत्रण कर लिया और 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभाव जो था वो दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच में होने लगा। और क्या किया, कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए। नेक्स्ट आता है द जाट वर प्रोस्पेरिस एग्रीकल्चरिस्ट एंड टाउन लाइक पानीपत एंड बल्हाबर became important trading center in the areas dominating by them. Under Surajmal, the kingdom of Bharatpur emerged as a strong state. When Nadir Shah sacked Delhi in 1739, many of the city's notable took refuge there. His son Wahid Shah had 30,000 troops of his own and had another 20,000 Marathas and 15,000 Sikhs troops to fight the Mughals. भाई जो ये थे जाट जो थे वो समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत, बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ले ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। While the Bharatpur fort was built in fairly traditional style at Dig and Jar built an elaborate garden palace combining styles seen at Amber and Agra. Its buildings were models on architectural form first associated with royalty under शाहजहां। तो जो ये था जहाँ भरतपुर का किला था ना, वहाँ काफ़ी हद तक पारंपरिक जो शैली से बनाया गया था। वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों को इकट्ठा मिलाते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग से जोड़ा गया, दीग की इमारतें भी उन्हीं रूपों के नमूने पर तैयार की गई। तो हमारे चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट आता है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि 1789 to 1794। In the very state system of 18th century India, the common people didn't enjoy the right to participate in the affairs of their government. In the Western world, this was the situation until the late 18th century. The American and French Revolution challenged the social and political privileges and enjoyed by the aristocracy. भाई जो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में 18वीं शताब्दी में भारत के जो विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकार के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में पश्चिमी दुनिया जो वेस्टर्न पार्ट था, उसमें 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को
और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। During the French Revolution, the middle classes, peasants and artisans fought against the special right enjoyed by the clergy and the nobility. They believed that no group in the society should have privileges based on birth, rather people's social position must depend on merit. The philosopher of the French Revolution suggested that there be equal law and opportunity for all. They also held that authority of government should come from people who must possess the right to participate in its affairs. Movements such as French Revolution and American Revolution gradually transformed subject into citizen. The idea of citizenship, nation state and democratic right took root in the India from the late 19th century. भाई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्ग, किसान, शिल्पकार, पादरीगण, अभिजात को विशेष अधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध अधिकार उसे प्राप्त नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका ये भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने जैसे आंदोलनों में धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। और द आइडिया फिर आता है कि नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।